चालू हो गया। गुड इवनिंग आप सभी बच्चों को। कल की क्लास आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से डिस्टर्ब हो गई थी, तो आज मैं फिर से आया हूं बार ग्राफ लेकर आपके सामने कंप्लीट करवाने के लिए। तो बच्चों मुझे फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा शुरू से, क्योंकि कल मैं एक क्वेश्चन करा पाया, दूसरा कराया, उसके बाद कराते ही मतलब ग्राफ डिस्कस किया, उसके बाद आपका क्लास बंद हो गया। तो इसलिए बच्चों फिर से शुरुआत से हम लोग चलेंगे। देखिए मैंने आपको पाई चार्ट, आपको वृत्त चित्र हमने प्रॉपरली उस पर क्वेश्चन करवा दिया है, शॉर्टकट्स भी समझाए हैं, अप्रोक्सीमेशन भी समझाया है। आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है बार ग्राफ। बार ग्राफ मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाने वाला ये सवाल होता है, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे आपका कोई भी एग्जाम, सीडीएस हो, चाहे कोई एग्जाम, चाहे बैंक हो, सबसे ज्यादा यही आपके बार ग्राफ से ही क्वेश्चन बनते हैं। और ये एकदम सिंपल होता है, लेकिन कैलकुलेशन इसमें आपको ज्यादा करनी पड़ती है, कैलकुलेशन रहता है बच्चों, और उसको बहुत ज्यादा आप मिनिमाइज भी नहीं कर पाते। जैसे कि आपने पाई चार्ट में बहुत चीजें विदाउट कैलकुलेशन ही अंदाजे से आंसर दिया, अप्रोक्सीमेशन से आंसर दिया, यहां ऐसा बहुत ज्यादा नहीं हो पाता है। और बहुत सारे प्रश्नों में एग्जाम की मैं बात बता रहा हूं, सवाल भी गलत दे देता है, और बच्चा बेचारा सोचता है कि अरे इतना इजी क्वेश्चन, चलो लाओ कैलकुलेट करके लगा लें, तो उस गलत सवाल के कारण उसका काफी समय बर्बाद हो जाता है। भाई एग्जाम में अगर कोई इजी क्वेश्चन दिखे कि आंसर नहीं आ रहा है, तो आप 2 बार 3 बार ट्राई करते हैं कि नहीं इसको, और पता चलता है कि आंसर नहीं आया। बाद में घर आएंगे या आंसर किया आएगा तो पता चलेगा अच्छा ये तो सवाल गलत था हमारा। तो उस गलत सवाल को लगाने के चक्कर में बहुत समय बर्बाद हो जाता है। इसलिए आप इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करिए कि कॉन्फिडेंस आ जाए कि सवाल को आप एक ही बार लगाएंगे, एक बार में आ गया उत्तर ठीक है, नहीं तो आगे बढ़िए। ग्राफ में जो आपका बार ग्राफ होता है उसमें धोखा कई बार होता है, हर एग्जाम में मैं देखता हूं कहीं ना कहीं धोखेबाजी बच्चों के साथ बार ग्राफ में हो जाती है। कहां होती है गलतियां वो भी हम दिखाएंगे, सबसे ज्यादा गलती कहां होती है वो मैं बताऊंगा, और बाकी प्रिंटिंग एरर तो आपकी एसएससी करती है, यूपीएसआई में भी गड़बड़ियां मिलती हैं। तो हमें ही बचना है, प्रैक्टिस के माध्यम से ही हम बच सकते हैं कि सवाल गलत है तो उसको ना टच करें, या एक बार टच करके छोड़ दें तुरंत, कि आगे समय बर्बाद हमारा ना हो। तो चलिए आइए देखिए, समय काफी कीमती है, कम समय 50 मिनट का समय है आपके पास। 50 मिनट में जितने क्वेश्चन हो जाएंगे अच्छे से समझा के मैं करवा दूंगा आप लोगों को। जो बच्चे मेरा पाई चार्ट वाला लेक्चर नहीं देख पाए हैं, 4 लेक्चर में उसको कंप्लीट किया था, कि 3 लेक्चर में कंप्लीट किया था, तो बच्चों अगर उसको आप कवर कर लेंगे तो कभी भी आपका पाई चार्ट का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और एक बहुत विशेष अप्रोच आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पे जनरली उस तरीके के अप्रोच आपको नहीं दिखते। प्रॉपरली वो लेक्चर आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा, बहुत आपको फायदा मिलेगा। अब यहां मुझे एक एक चीज समझाना है, आपका बार ग्राफ क्या है, कैसे क्वेश्चन इस पे बनेंगे, आइए हम लोग देखते हैं। अब बच्चों बार ग्राफ की जो हिंदी होती है वो होता है दंड आरेख, या दंड ग्राफ बोल दीजिए। दंड मतलब बच्चों क्या हो गया, ये डंडा हो गया। तो बच्चे देखिए इसमें क्या होता है, जो हमें डेटा दिया जाता है, तो डेटा की जो भी वैल्यू है हम उसको दंड द्वारा दर्शाते हैं इस तरीके से। जैसे ये वाई अक्ष हो गया, ये आपका एक्स अक्ष हो गया, इस पे इस तरीके के हम क्या बनाते हैं, दंड बनाते हैं, जैसे कि आपके फिगर में बना हुआ है। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो ये क्या है, आपका बार ग्राफ है बच्चों, दंडारेख है। दंड हमारा यहां पर जो बोला जाएगा वर्टिकल है, ऊर्ध्वाधर है। दंड हमारा इस तरीके से भी होता है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे भी हमारा दंड होता है, इस तरीके से भी दंड होता है। तो ये जो दंड है वो क्या होता है, आपका क्षैतिज होता है। तो बच्चों दंड की जो साइज होती है वो क्या होती है, आपकी बराबर रखी जाती है। इनके बीच का जो गैप होता है वो भी क्या होता है, आपका बराबर ही होता है। आपको इन सब बातों पे ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, तो ये 2 टाइप मैंने बता दिया, और भी टाइप है जिसमें 2 दंड एक साथ आ गए, 3 दंड एक साथ आ गए, तो नाम सबका अलग अलग होता है, लेकिन हम लोग बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं कि मल्टीपल बार्स दिए हुए हैं इसमें। मल्टीपल बार्स की कब यूज होती है बच्चों, जैसे 2021 में भारत का निर्यात और आयात दर्शाना है, तो 2 दंडों को हम एक साथ चिपकाकर खड़ा कर देंगे। क्लियर है बच्चों, तो वहां हो जाएगा आपका मल्टीपल बार हो जाएंगे, तो उसको हम मल्टीपल बार ग्राफ बोल देंगे। लेकिन
डबल के लिए डबल बार ग्राफ बोला जाता है, और 2 से ज्यादा हो तो फिर मल्टीपल पे आएंगे। लेकिन हम लोग नाम तो पूछेगा नहीं, जनरली हम लोग 1 से अधिक है तो मल्टीपल बोल देते हैं। चलिए आइए देखिए, सीधे हम लोग क्वेश्चन पे अपने आएंगे। कल वैसे हम लोग ने किया था, आज फिर से उन क्वेश्चन को कर लेते हैं। कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, दोबारा लगा लीजिए, दोबारा लगा लेंगे और मजबूती आ जाएगी। भाग मत जाइएगा कि अरे सर तू कल वाला क्वेश्चन करवा रहा है। एक ही सवाल कल हुआ था ना, एक सवाल फिर से कर लीजिए, देख लीजिए दोबारा से। देखिए ये सब रेड रेड जो दिखाई दे रहा है, ये सब दंड है बच्चों, बार्स हैं, ठीक है। ये बार्स किसको प्रदर्शित कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा बच्चों, पीक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पर्वत शिखरों की ऊंचाइयों को दर्शा रहे हैं, पर्वत शिखरों को ऊंचाइयों को दर्शा रहे हैं। ये देखिए ये वाला जो दंड है, ये वाला जो दंड है, ये वाला जो बार है, पर्वत शिखर जिसका नाम ए है उसकी ऊंचाई दर्शा रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये बी की ऊंचाई दर्शा रहा है, बगल वाला जो आपका बार है सी की ऊंचाई को, उसी तरह से ये डी की ऊंचाई को, ये ई की ऊंचाई को और ये एफ की ऊंचाई को। और जो आपके वाई अक्ष पे ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष है, ध्यान से देखिए। कभी कभी यहाँ एक्स और वाई लिखता भी है, आपके एग्जाम में फिगर बना के देता है तो एक्स और वाई लिख भी देता है। तो ये आपका जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो एक्स अक्ष और वर्टिकल क्या हो जाएगी, वाई एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल पे सबका नाम रखा है और बार्स को आपने खड़ा किया है, और वर्टिकल पे क्या होगा, हाइट दर्शाई जाएगी। ध्यान से देखिएगा, यहां पर हमको ये देखना ही नहीं है, आजकल जो एसएससी ज्यादातर सवाल पूछ रही है उसमें क्या करती है, ये तो लिखती जरूर है लेकिन ए की जो आपकी हाइट है सीधे इसके सिर के ऊपर लिख देगी 8200 फीट, जो बी की हाइट है 6000 फीट, सी की हाइट है 8600 फीट है, डी की हाइट 7500 फीट है, जो ई की हाइट है वो 8800 फीट है, जो एफ की हाइट है वो क्या है बच्चे, 6500 है। क्लियर है, ये सबकी हाइट दे रखा है। यहां पर आपको कोई टेंशन ऐसे सवालों में नहीं होता, ऐसे सवालों में गलत होने की संभावना ना के बराबर हो जाती है, क्योंकि सारे आंकड़े इसके सिर के ऊपर लिखे हैं। अगर सिर के ऊपर ये आंकड़े नहीं लिखते तो हम क्या करते बच्चों, इसको मिलाते हैं, देखते हैं ये किसके सामने आ रहा है, इसका टॉप बच्चों 8000 के सामने आ रहा है तो सीधे 8000 लिख देते हैं। अब हम पकड़ ना पाते कि ये 200 है, इसके ऊपर भी 200 है, यही गलती होती है। मैं दिखाऊंगा आगे, बिना लिखे हुए भी आपके आएंगे ग्राफ, तो उस पर हम लोग चर्चा डिटेल में करेंगे। उस पर देखना होता है बड़ी बारीकी के साथ, क्योंकि कभी कभी एग्जाम का पेपर बनाते समय टाइपिस्ट ही गलत टाइप कर देता है तो ऊपर नीचे आंकड़े हो जाते हैं और आंसर वेरिएट होने लगता है। और ये नया कुछ नहीं है, हमारे जमाने से ही चल रहा है और उससे पहले से ही भी चलता आ रहा है कि गलतियां इसमें हो जाती हैं। खैर, इसमें ग्राफ की स्टडी में कोई गलती नहीं होगी आपकी। स्टडी करेंगे तो ए की, बी की, सी की, डी की, ई की और एफ की जो पर्वत शिखर है उनकी सारी ऊंचाइयां स्पष्ट है, सामने दिखाई दे रही हैं। क्लियर है सारे बच्चों को। अब देखिए क्या करना है, प्रश्नों का उत्तर देना है। सीजीएल टीयर 1 2016 का ये सवाल है। आइए ध्यान से देखिए, मैं मैक्सिमम सवाल जो उठाऊंगा वो मेंस के उठाऊंगा और यूपीएसआई के उठाऊंगा। ज्यादातर जो क्वेश्चन हमारे रहेंगे मेंस और यूपीएसआई के रहेंगे। चलिए देखिए, सभी शिखरों की औसत ऊंचाई मीटर में आपको ज्ञात करना है। पेन थोड़ा सा मोटा कर लूं मैं, हर एक बच्चा देखिए, औसत ऊंचाई मीटर में ज्ञात करना। तो मेरे बच्चों औसत बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या। तो 8200 प्लस 6000 प्लस 8600 प्लस 7500 प्लस 8800 और प्लस 6500 और बटा में क्या कर देंगे 6, ऐड करेंगे इसको और 6 से आप भाग करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा आपका 7600। कितना आ गया 7600, 7600 मीटर। ये मीटर में, फिट में नहीं है, मैंने पहले फिट बोल दिया था। ध्यान से देखिए, ये मीटर में आ गया 7600 मीटर, ये औसत हो गया। लेकिन औसत निकालने का हमने शॉर्टकट भी आपको बताया है। जब मैं औसत टॉपिक पढ़ाता हूं तो एज्यूम्ड मीन लेकर भी मैंने आपको सिखाया है कैसे औसत निकलता है। यहां वो चीज मैं सिखा तो नहीं पाऊंगा क्योंकि बच्चों एक ही सवाल करना है, यहां अप्लाई जरूर करके मैं दिखाऊंगा। ध्यान से देखिए, औसत निकालने का शॉर्टकट क्या है बच्चों, यहां एज्यूम्ड मीन ले लेंगे। कितना ले लिया हमने 8000। 8000, अच्छा कल भी 8000 लिया था, अभी आज 7500 ले लेते हैं। आइए देखिए 7500, आप कहेंगे सर एकदम रटा रटाया हो गया सिस्टम। सही, देखिए ले लेते हैं हम लोग 7500। अब देखिएगा 7500 से बच्चों मान लिया इसका एवरेज, सभी शिखरों का जो औसत ऊंचाई है वो 7500 है, हमने मान लिया है। अब देखिए ये जो पहला वाला जो आपका पीक है ए, उसका ऊंचाई 7500 से कितना ज्यादा है बताइएगा,
700। ये कितना कम है बच्चों? 1500। ये 8600 कितना क्या है आपका? अधिक है, बताइए। 1100। और ये तो अपना कट जाएगा, 7500 गया, 0 हो गया। ये कितना अधिक है बच्चों? 1300। और ये बताइए कितना कम है? 1000। क्लियर है सारे बच्चों को? अब सुनिएगा, प्लस वालों को एक साथ ले लीजिए, तो 1000 है, सॉरी। ये आपका, ये हो गया 1100 और 700 बच्चों, ये हो गया आपका 1800। 1800 और ये 1300 कितना हो गया मेरे बच्चों? 3100 हो गया प्लस में, और ये हो गया माइनस क्या? 2500। तो प्लस 3100 और माइनस 2500, ये कितना आ रहा है? प्लस का 600 आ रहा है। तो जो हमारा रियल एवरेज होगा वो 7500 प्लस 600 बटा क्या होगा? 6 होगा, यानी सीधे 7600। ये भले हमने पेन उठाया है इसके लिए, लेकिन ये ओरल होगा। आप कहेंगे सर इससे ज्यादा ये कठिन हो गया। अगर आप इस पे प्रैक्टिस किए हुए हैं एज्यूम्ड बीन वाले मेथड पे, तो ये आपको ज्यादा फायदा पहुंचाता है। क्लियर है? देखिए, यूपी पीईटी के लिए भी अभी 2 बार मैं डीआई चलवाऊंगा, 2 क्या 3 बार डीआई चलवा दूंगा। अशफाक सर से भी पढ़वा दूंगा, प्रवीण शर्मा सर से भी पढ़वा दूंगा, राहुल सर से, राजेश सर से, सब चारों लोगों से पढ़वा दूंगा पीईटी की डीआई। यहां पर मैं बहुत ज्यादा पीईटी के लिए 0 लेवल पे जाके नहीं बता सकता। मैं एसएससी और यूपीएसआई को यहां मैंने टारगेट कर रखा है। ध्यान दीजिएगा, हर एक बच्चा जिम्मेदारी के साथ। अब आ जाइए दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? दूसरा सबसे ऊंचा, लोगों से ह्यूमन एरर हो जाता है और सबसे ऊंचा वो लगा देते हैं 8800 मीटर की ऊंचाई, लेकिन यहां पूछा है दूसरा सबसे ऊंचा, तो सेकेंड हाईएस्ट पूछा है आपसे। तो सेकेंड हाईएस्ट क्या होगा? इसके पहले कौन सबसे ऊंचा है? 8600। तो दूसरा सबसे ऊंचा बच्चों क्या हो जाएगा? 8600 मीटर वाला ही, यानी कि आपका सी दूसरा सबसे ऊंचा आपका पर्वत शिखर हो जाएगा। आई बात समझ में? अब आ जाइए, उच्चतम शिखर और निम्नतम शिखर की ऊंचाई का अनुपात बताइए। उच्चतम क्या है बच्चों? 8800, 88 लीजिए। और निम्नतम क्या है बताइएगा? 88। और निम्नतम क्या है बताइए? निम्नतम है मेरे बच्चों आपका 6000। तो क्या लेंगे? 60 ले लेंगे। कटाएंगे इसको, आप आराम से 4 से कटा लीजिए, तो 22 और ये 15 आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। आपका उच्चतम शिखर और न्यूनतम शिखर में अनुपात आ गया। ये सब बहुत पूछता है, अनुपात और परसेंटेज वाली चीज और एवरेज वाली चीज बहुत इसमें यूज होती है। चलिए, इसके बाद हम आएंगे चौथे नंबर के क्वेश्चन पे। दिए गए पर्वत शिखरों की ऊंचाई आरोही क्रम में लिखी जाती है, तो मध्य के 2 शिखरों का औसत क्या है? आरोही क्रम मतलब बच्चों छोटे से बड़े की ओर आपको ऊंचाइयों को लिखना है। तो ध्यान से देखिएगा, फिगर सबको क्लियर दिखाई दे रहा है। तो सबसे छोटी ऊंचाई क्या है आरोही क्रम में बच्चों? बताइएगा। 6000, फिर 6500 है, ध्यान दीजिएगा, फिर 7500 है, हर एक बच्चा देखेगा, फिर आपका बच्चों 8200 है, हर एक बच्चा देखे, फिर 8600, और फिर सबको पता है 8800 है। बीच के 2 कौन होंगे? ये 7500 और आपके 8200, और बटा में 2 कर देंगे, तो ये जोड़ने पर आएगा आपका, ध्यान से देखिएगा, 8 7 15 हो गया, और ये 5 2 7, 15700। जोड़ना घटाना भी बहुत जल्दी जल्दी करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है जोड़ घटाना गुणा भाग पे, और उसमें भी अप्रोक्सीमेशन लेके अगर जोड़ते घटाते हैं और लगातार उसी पे प्रैक्टिस आपकी रहेगी तो आप अच्छा कर लेंगे। ठीक है? नहीं तो कई लोग इसको आराम से जोड़ने लगेंगे, ऐसा नहीं करना। बटा 2, अब कई लोग इसमें 2 से भाग देने लगते हैं। 2 से भाग नहीं देना। देखो आप देखिए, 15000 का आधा क्या होगा? 7500, और ये 700 का आधा कितना होगा? 300, सॉरी 350। तो बच्चों 7500 और 350 कितना हो गया? 7850। ये आ गया मीटर। क्लियर है सारे बच्चों को? सीधे सीधे 7500 और 350 होगा ना 7850। इस तरह से आंसर देना, ये नहीं कि 2 का भाग देने लगे। जितना जल्दी आपका काम हो जाए कैलकुलेशन वाला, उतना जल्दी आपको करना चाहिए। आइए चलिए देखिए 5वें नंबर के क्वेश्चन पे। 5वां ही नहीं इसमें, हाँ यही मेरा कल क्लास डिस्टर्ब हुआ था। अब आ जाते हैं फिर से दोबारा से, हम लोग अच्छे से समझते हैं। देखिए मैं इसी की बात कर रहा था
यहां देखिए ये जो है आपका बार ग्राफ ये भी है, दंड आरेख ये भी है, इसको भी दंड आरेख बोलेंगे। लेकिन इसका जो दंड है, जो डंडे हैं वो लेटे हुए हैं, यानी कि क्षैतिज दंड आरेख है ये। हॉरिजॉन्टल आपका बार डायग्राम है, हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम, क्षैतिज दंड आरेख है। मैं फिर से बता दूं, पीटी के लिए आपका अलग से भी बैच चलेगा, क्योंकि पीटी में बहुत कमजोर कमजोर बच्चे हैं, उनको और जीरो लेवल पे जाके समझाना है, एक एक चीज 2 दूना 4 बताना है। तो मैं 4 टीचर से आपको ग्राफ पढ़वाऊंगा पीटी के लिए, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद देखिए, ये जो हमारे पास ग्राफ दिया गया है, ये डंडे किसको प्रदर्शित कर रहे हैं बच्चों? ये डंडा पेट्रोकेमिकल को दर्शा रहा है, ये रिटेल को, ये इंश्योरेंस को, ये ऑनलाइन बिजनेस को, ये मूवीज को, और ये आईटी सर्विसेज को दर्शा रहा है, ठीक है। और यहां वर्टिकल यानी कि वाई एक्सिस पर नाम लिखा गया है, कौन कौन सा क्षेत्र है, कहां कहां क्या क्या एक्सपेंडिचर हो रहा है, और नीचे क्या है बच्चों, उसका मूल्य है, कहां कहां कितना कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, वो नीचे मूल्य से दर्शाएंगे। यहां पर 200 करोड़, 400 करोड़, 600 करोड़, यहां 800 करोड़, 1000 करोड़, 1200 करोड़, ये सब क्या दिए गए हैं? खर्चे दिए गए हैं। अब सुनिए, आपका ये खर्चा कहां से कहां तक में जा रहा है वही चेक करना है हमको। पिछले वाले सवाल में वो चीज लिखा था, ऊंचाई कहां से कहां तक है, वो सीधे उसके टॉप पे लिख दिया था कि एक की ऊंचाई आपकी 6500 है या 6000 है, जो भी था वो लिख दिया था। यहां नहीं दिया गया है। सवाल में फिर से पढ़ दूं एक बार, देखिए, XYZ एक लिमिटेड एक कंपनी है, और ये एक बड़ी निवेश कंपनी है, ये निवेश करती है, इन्वेस्टमेंट करती है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में निवेश किया जा रहा है। आ गई बात समझ में? निम्नलिखित ग्राफ में वर्ष 2015 में इसके द्वारा निवेश की गई राशि को बताया गया है। ये 2015 में XYZ कंपनी ने कहां कहां निवेश किया है, इस ग्राफ के द्वारा दर्शाया जा रहा है। बोला गया है, दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जानकारी ये हमारे सामने है। अब देखिएगा, ये अगर और डार्क रेड होता तो ये अच्छा होता, यहां पढ़ाई में नहीं आ रहा होगा, साफ नहीं क्लियर हो रहा है, यही बात समस्या वाली है। देखिएगा, तो बच्चों देखिए, पेट्रोकेमिकल पे कितना खर्च हुआ लिखा है क्या यहां पर? आजकल ये फैशन में आ गया है कि लिख दे रहा है, क्योंकि एग्जाम पेपर सेट करने वाला भी समझ रहा है कि बच्चों से यहां गलती हो जाती है। क्यों गलती होती है? पेपर की फॉल्ट होती है। वो एग्जैक्टली नहीं दर्शाते हैं कि इसका अंतिम छोर कहां जाके रुका हुआ है। आई बात समझ में? तो खैर, यहां तो पता चल रहा है अंतिम छोर कहां जाके रुका है। मुझे टाइपिस्ट ने जब टाइप किया था तो 5 बार करेक्शन इसमें मुझे कराना पड़ा था। कल भी आप देखे होंगे कि करेक्शन किया गया था। आज प्रॉपरली एक करेक्ट शीट है आपकी, इसमें करेक्शन नहीं है। अब देखिए, पेट्रोकेमिकल का जो बार है लास्ट कहां तक पहुंच रहा है? यहां तक। और इसके नीचे तुरंत आ जाए, इसी की सीध में नीचे आके देखिए कितने हजार करोड़ का निवेश है, बताइएगा कितने करोड़ का, सॉरी कितने करोड़ का निवेश है? 800 करोड़ का निवेश है। तो मेरे बच्चों यहां क्या लिख देंगे? 800 लिख देंगे। आई बात समझ में? दिमाग में भर लीजिए, पेट्रोकेमिकल में 800 करोड़ का निवेश हुआ है। रिटेल यानी कि खुदरा होता है, हिंदी में इसको खुदरा क्षेत्र बोलते हैं। तो रिटेल की बात अगर की जाए तो रिटेल का अंतिम छोर यहां है, उसके जस्ट नीचे आइए, जस्ट नीचे आइए और देखिए कहां पर जाके ये गिर रहा है, ये 600 पे गिर रहा है। तो बच्चे ये आपका 600 करोड़ रिटेल में इन्वेस्टमेंट हुआ है XYZ द्वारा। इंश्योरेंस की अगर बात करें तो ध्यान से देखिएगा, अब ये 200-400 वाला जो रेंज है उसी के अंतर्गत आ रहा है। अब हमको समझना पड़ेगा, मुख्य बात यहीं पर, इसी में बंटवारा समझना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, ये है बीचों बीच, ये है बीचों बीच। अगर आईटी सर्विसेज की बात करेंगे तो ये बीच से थोड़ा आगे है बच्चों। और ये जो हमारा गैप है कितने करोड़ का है? 200 करोड़ का है। जो हमारा ये गैप है हर जगह बराबर होना चाहिए, बार ग्राफ में हर जगह गैप बराबर। तो यहां पर ये जो गैप है वो बताइए कितने का है मेरे बच्चों? 200 करोड़ का है। तो अब क्या करेंगे? देखिए, ये आधे से थोड़ा ज्यादा है, और बारीकी से देखेंगे तो ये एकदम इसके क्या आ रहा है? आधे पे आ रहा है। तो समझिएगा, आधे का मतलब बच्चों सीधे सीधे ये 100 तो ये 100, ये 100, ये 100, पूरा ये जो पार्ट है आपका 200 करोड़ का है। अगर आधे की बात हम लोग करें तो ये 100 और ये 100, थोड़ा और आगे बढ़ना है तो बच्चों ये फिर 50-50 हो जाएगा, और ये भी 50। 4 पार्ट में इसको बांट लीजिए, ये आपका मानक होगा। कितने पार्ट में बांटिए? 4 पार्ट में। 200 करोड़ को हम क्या कर लेंगे?
चार पार्ट में बांटेंगे, 50-50 करोड़ के चार पार्ट हमारे हो जाएंगे। अब हम इसके आधार पर देखेंगे कि ये चीज कहां पड़ रही है। जब हम लोग का जमाना था, हम लोग एग्जाम दिया करते थे, तो हम लोग के पास ऑफलाइन में बच्चों पेपर होता था, तो हम लोग यहां पर क्या खींचते थे, लाइन खींचकर मिला लेते थे कि ये कहां पर पड़ रहा है, तो फिर हम लोग को समझना पहचानना आसान हो जाता था। यहां आप लोग का ऑनलाइन मोड होगा, सब कुछ स्क्रीन पे होगा, तो स्क्रीन पे थोड़ी ऐसे मिला पाएंगे, आपको दिमाग से ही मिलाना पड़ेगा। तो ये बीचों बीच आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो ये जब बीचों बीच आ रहा है तो बच्चे ये क्या हो जाएगा बताइएगा, ये 200 के आगे जा रहा है, बीच में जा रहा है, तो ये 300 करोड़ हो जाएगा। मेरे बच्चों ये 300 करोड़ वाली बात समझ में आई, बीचों बीच पड़ रहा है। ये जो हमारा एक गैप है ये 200 करोड़ का है, चार पार्ट में बांट लीजिए। चार पार्ट में इसलिए बांटना है बच्चों कि ये बीचों बीच आ रहा है और ये थोड़ा बीच से आगे जा रहा है, ये बीचों बीच नहीं है, यही समझना है, ये बीच से आगे जा रहा है, तो निश्चित रूप से इसको हमें बीच से आगे जा रहा है तो चार पार्ट में बांटना पड़ेगा। 50-50 करोड़ के चार पार्ट बना लीजिए। 50-50 करोड़ के क्या हो जाएंगे, 1 2 3 और ये 4, फिर 1 2 3 4। ध्यान से देखिएगा, ये वाली चीज जो आई है यहां आई है, ये वाली चीज यहां आ रही है, यानी कि बच्चों 50-50-50 1.5 करोड़ पे आ रही है। ये कहां आ रही है, 1.5 करोड़ पे आ रही है, 150 करोड़ पे आ रही है, 150 करोड़ पे आ रही है। और ये कितने पे आ रही है बच्चों, 300 करोड़ पे आ रही है। तो ये बंटवारा ही आपको मुख्य रूप से समझना है। क्लियर हो गया, आ गई बात समझ में। आपके कई सारे ऐसे क्वेश्चन है यूपीएसआई और एसएससी सीजीएल के जो कि गलत दिए गए हैं पेपर में, उन सारे क्वेश्चंस को मैं दिखाऊंगा, आप समझेंगे कहां पेपर में गलतियां दी गई हैं। अभी शुरुआत में उन गलतियों को नहीं दर्शा सकते ना, एक यूपीएसआई का क्वेश्चन टाइप कराया था उसी में गलती थी, तो शुरुआत में गलत चीजें नहीं कराई जा सकती, नहीं तो आपका कॉन्फिडेंस कमजोर पड़ जाएगा। पहले सही चीजें देखिए, उसके बाद मैं जितनी गलतियां मेंस में यूपीएसआई में एग्जाम में पूछा गया है सब डिस्कस कराऊंगा, सारे के सारे मैं आपको ग्राफ दूंगा। समझ में आ गया। अब आइए, सारे आंकड़े क्लियर हैं, क्लियर हो गया बच्चों। 600, ये 300, हाँ 2 और बच गया है। ध्यान से देखिए, ऑनलाइन बिजनेस का देखा जाए तो कितना है मेरे बच्चों, 1000 स्पष्ट है, ये तो जस्ट इसके नीचे 1000 पे आ रहा है। और ये जो है आपका मूवीज वाला जो आपका बार है, दंड है, डंडा है लेटा हुआ, इसकी स्थिति क्या है, आधे से कम पे है। तो आधे से कम पे है तो इसको हम क्या बोलेंगे बताइए, 600 करोड़ यहां आ रहा है और ये थोड़ा आगे तो 50 करोड़ और जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 650 करोड़ हो जाएगा। एनी डाउट, ये चीज आपको समझनी है। अब ये दिमाग में रखे रहिएगा। हमारा अगला सवाल है, ये कितना है, बार बार लिखूंगा नहीं, लिख ही देता हूं, चलिए। ये 1000, ये कितना है, ये 800 है, ये 800 है बच्चे, देखिए 800 है, ये 600 है मेरे बच्चों, ये 300 है, ये 1000 है, और ये 650 करोड़ है, और ये 150 करोड़ है। देखिएगा सारी चीजें हमने यहां मेंशन कर दिया। अब बोला गया है पेट्रोकेमिकल और रिटेल में निवेश के बीच अंतर, और ऑनलाइन व्यापार और फिल्मों में निवेश के बीच अंतर का अनुपात क्या है। तो पेट्रोकेमिकल लीजिए और रिटेल का डिफरेंस लीजिए, फिर रेशियो बनाना है किससे बच्चों, ऑनलाइन का लीजिए और फिर मूवीज का लीजिए, फिल्मों का लीजिए, इसका अंतर लीजिए और इसी में रेशियो बता दीजिए। कितना सिंपल सा सवाल है। देखिए पेट्रोकेमिकल्स की बात करें तो 800 करोड़ का निवेश है, और अगर रिटेल यानी कि खुदरा क्षेत्र की बात करें तो 600 करोड़ का निवेश है। अगर हम ऑनलाइन बिजनेस की बात करें तो निवेश 1000 करोड़ का है, और अगर हम मूवीज की बात करें तो मूवीज में निवेश बच्चों 650 करोड़ का है। घटाना बहुत आसान है, ये 200 आएगा और मेरे बच्चों ये आएगा 350। कोई कैलकुलेशन में डिफिकल्टी नहीं है, आप अगर हैबिट बनाएंगे कैलकुलेशन की तो ये सारे काम यहीं से फिगर देखकर ही ओरल हो जाएंगे, ये देखने की जरूरत नहीं। तो बच्चे ये 0 से 0 कट गया, आप 4 से डिवाइड करेंगे दोनों को तो ये 5:7 क्या आएगा, 7 आएगा। आपका ये आंसर है 5:7। एग्जाम में जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो इन छोटे सवालों को यहीं से उठा लेना चाहिए। पेट्रोल और रिटेल का अंतर, पेट्रोल और रिटेल का अंतर सीधे 200 करोड़ का दिखाई दे रहा है। ऑनलाइन और फिल्मों का अंतर देखिएगा, ऑनलाइन 1000, फिल्म 65, मतलब 650, तो 350 का अंतर आया। तो 200 350 सीधे 20 और 35 का रेशियो हुआ, यानी कि 5 और 7 का रेशियो हो गया। मतलब इतना करना नहीं है एग्जाम में, आदत आपको बनानी है कि फिगर देखकर ही आप सही उत्तर की प्राप्ति कर पाए।
समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? तो करना इसको ओरल ही है। करना इसको कैसे है? ओरल ही है। पीछे का भी कुछ सवाल कराया था, वो भी कैसे करना है? ओरल ही करना है। एग्जाम में ही आया तो लिख के नहीं, ओरल ही करना है। आदत आप बनाइए इसकी। आइए चलिए बच्चों, देखिए दिए गए आलेख में दिखाए गए निवेश के अलावा वर्ष 2015 में XYZ लिमिटेड द्वारा कोई अन्य निवेश नहीं किया गया है। जो ये निवेश दिखाया गया है, जो 6 चीजों में निवेश किया गया है XYZ द्वारा, इसके अलावा XYZ ने कहीं निवेश नहीं किया था। यदि कुल निवेश XYZ लिमिटेड की कुल राशि का 35% है तो आईटी सेवा में निवेश कुल राशि का कितने प्रतिशत थी? तो ध्यान से देखिए, यदि कुल राशि, कुल निवेश नहीं होना चाहिए, कुल निवेश XYZ लिमिटेड की, हां सही है, यदि कुल निवेश XYZ लिमिटेड की कॉमा लगाना पड़ेगा, कुल राशि का 35% है। भाई कॉमा का भी यूज होता है ना यार, नहीं तो भाषा मिल जाती है तो कंफ्यूजन होने लगता है। यदि कुल निवेश XYZ लिमिटेड की कॉमा कुल राशि का 35% है तो आईटी सेवा में निवेश कुल राशि का कितने प्रतिशत है? तो मेरे बच्चों कुल राशि लेनी है तो ये तो 800 है, फिर से लिख देता हूं, ये आपका कितना है? 600 है, ये आपका 300 है, ये 1000 है, ये 650 है और ये आपका 150 है। तो कुल निवेश देखिए कितना आ रहा है, सबको जोड़ेंगे 800, 600, 300, 1000, 650 और 150। मेरे बच्चों जोड़ेंगे तो ध्यान से देखिएगा कैसे जुड़ा है, फटाफट जोड़ना है, ये नहीं कि आराम आराम से जोड़ना है। 8 6 1400, 1400 और 3 1700, 17 10 2700। ध्यान से देखिए, और ये 150 और 650 कितना हो गया आपका? 800 बच्चों। तो सीधे सीधे 2700 और 800 कितना हो गया? 3500। फटाफट जोड़ना है, समय बर्बाद नहीं करना। तो कुल निवेश हो गया 3500 करोड़ का, 3500 करोड़ का। और मेरे बच्चों यदि कुल निवेश नहीं, हां कुल निवेश XYZ लिमिटेड की कुल राशि का 35% है, तो ये कुल राशि का कितने परसेंट है? 35% है। ध्यान से देखिएगा, तो ये जो हमारा 3500 है, ये किसके बराबर है? कुल राशि के 35% के बराबर है। तो मेरे बच्चों 100 किसके बराबर होगा बताइए? 1% के बराबर होगा। बताइए, अगर 100 करोड़ का निवेश करें तो कुल राशि का वो क्या होगा? 1%। अब पूछा गया है कि आईटी सेवा में निवेश कुल राशि का कितने प्रतिशत है? तो आईटी सेवा में निवेश कितना है? 150 करोड़। तो जब 100 करोड़ 1% के बराबर है तो 150 करोड़ किसके बराबर? कुल राशि के कितने के बराबर बच्चों? 1.5% के बराबर। एनी डाउट? क्लियर है? यह भी सवाल हमारा ओरल था, लिखना नहीं था। यह भी सवाल हमारा ओरल है, सीजीएल का पूछा हुआ सवाल है, ध्यान दीजिएगा। यह भी ओरल क्वेश्चन है। किसमें आया है ये? यूपीएसआई, सॉरी ये यूपीएसआई का क्वेश्चन है 2016 का। ये यूपीएसआई का सवाल है, करना ओरल ही है यूपीएसआई वाले बच्चों को। देखिए सीधे यही जोड़ लीजिए, सीधे 8 6 14 3 17 27 8 3500 और ये 3500 बराबर 35% के, तो 100 बराबर 100 करोड़ बराबर 1% के। आईटी वाला 150 करोड़ है तो 100 करोड़ 1% के बराबर, तो 150 करोड़ किसके बराबर? 1.5% के बराबर। दिस इज योर आंसर। ऐसे ही करना है ओरल आंसर एग्जाम में। यूपीएसआई का पूछा हुआ सवाल है 2016 का। चलिए आइए, अब बच्चों फिर से यहां लिखना पड़ेगा। 800 लिख देंगे तो सुविधा रहती है ना, हम आपके लिए लिख रहे हैं। वैसे तो मेरे दिमाग में छप गया है कई बार देखते देखते ये ग्राफ, लेकिन आपको मैं पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं, इसलिए सारी चीजें लिख दे रहा हूं। 800 मेरे बच्चों, ये 600, ये 300, ये 1000, ये आपका 650 है और ये कितना है? ये आपका 150 करोड़ है। ठीक, सवाल हमारा क्या है वो मैं देख लूं। वर्ष 2016 में, यह आंकड़ा 2015 का है, वर्ष 2016 में XYZ लिमिटेड ने खुदरा क्षेत्र से अपने निवेश का 75% निकालने और ऑनलाइन व्यापार में अतिरिक्त निवेश के रूप में उसी राशि को निवेश करने के लिए योजनाएं करती है। 2016 में ये योजना बना ली है। योजना क्या बनाई है कि खुदरा क्षेत्र यानी रिटेल का जो 600 करोड़ है उसमें से बच्चों कितना निकालेगी? 75% निकालेगी। 75% का मतलब 4.5 करोड़ निकालेगी। तुरंत आना चाहिए आपको निकालने के लिए। भाई 600 करोड़ का 25% कितना होगा बताइए?
बताइए कितना होगा? 150 करोड़। तो उसका 75% 3 गुना 450 करोड़ होगा। तो तुरंत बोलिए ना, ये नहीं कि पेन उठा के निकालने लगे। यूपीएसआई वालों की मैं बात कर रहा हूं। सीजीएल वाले तो ओरल बोलते ही बोलते हैं, लेकिन यूपीएसआई वाले भी डायरेक्ट बोलने की आदत डालें। 450 करोड़ यहां से निकाला जाएगा, बचेगा यहां केवल 150 करोड़। तो 450 करोड़ को कहां निवेश कर दिया जाएगा? ऑनलाइन व्यापार में। तो ऑनलाइन बिजनेस 1000 करोड़ का था, 4.5 करोड़ और ऐड होगा उसमें, तो वो 1450 करोड़ हो जाएगा। आ गई बात समझ में? तो देखिएगा, रिटेल की स्थिति हो जाएगी 150 करोड़ की। आ गई बात समझ में? और जो ये ऑनलाइन बिजनेस है, अब कितना हो जाएगा? 1450 करोड़ का हो जाएगा। नई स्थिति है। आ गया समझ में? नई स्थिति है। पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं, मेरे से हिसाब से समझ गए होंगे आप। अब सुनिएगा क्या करना है। हमसे पूछा गया इस बदलाव के बाद खुदरा क्षेत्र में निवेश ऑनलाइन व्यापार में निवेश से कितना प्रतिशत कम होगा? तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, खुदरा क्षेत्र में निवेश बहुत कम हो गया है। कमी कितने की आ रही है मेरे बच्चों? सीधे साफ साफ दिखाई दे रहा है, 1300 करोड़ की कमी आ रही है। आ रही है 1300 करोड़ की, सीधे सीधे दिखाई दे रहा है। खुदरा क्षेत्र में ऑनलाइन वाले क्षेत्र से 1300 करोड़ की क्या हो गई है? कमी हो गई है। तो पूछा गया है कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो कमी प्रतिशत चाहिए। तो बच्चों क्या होगा? 1300 और बटा में क्या? 1450 और गुणे 100। अब सुनिए, सारे ऑप्शन दूर दूर है ना, 60%, 50%, 150%, 90%, सारे ऑप्शन परसेंट में दूर दूर है। तो यहां हम अपना दिमाग लगा सकते हैं। पूरा कैलकुलेट करने जाएंगे तो समय बर्बाद होगा, कुछ सेकंड का, 5, 6, 8, 10 सेकंड का समय बर्बाद होगा। और सेकंड सेकंड कीमती होता है, एग्जाम में बचाना होता है समय यहां पर। तो देखिएगा, अगर मैं देखूं, ये 1300 1450 के ज्यादा बहुत करीब है, मतलब 1450 नहीं है, उसके करीब है, मतलब कम है इससे। तो जो ये 1300 1450 का कितना प्रतिशत होगा ये पूछ रहा है, निश्चित रूप से 100% से क्या होगा? कम होगा, लेकिन करीब ही होगा, 100% के करीब ही होगा, बहुत ज्यादा कम नहीं होगा, क्योंकि 150 ही की तो कमी आ रही है बच्चों। बताइए, और इसका 10% कितना होता है? 145। 10% क्या है? 145। तो बच्चों कितने की कमी आ रही है आपकी? 150 की कमी आ रही है, मतलब 10% से थोड़ी ज्यादा की कमी आ रही है। मतलब जो इसका आंसर आएगा वो 89 के करीब आएगा। कहां के करीब आएगा? 89 के करीब। लगाकर देखिए कितना आ रहा है, कितना आ रहा है? ये 89.65 आ रहा है। आएगा इतना, ये इतना परसेंट के करीब आएगा। लेकिन आंसर क्या देंगे? लगभग में, लगभग में 90%। मेरे बच्चों, मैं इसको निकालने नहीं गया हूं, ओरल बोला हूं, ध्यान दीजिएगा, निकालने नहीं गया हूं, ओरल बोला हूं। देखिए, समय समय की बात है, क्वेश्चन क्वेश्चन की बात है। आपका जैसा सवाल आएगा उस हिसाब से अपने शॉर्टकट का आप प्रयोग करेंगे। मैं फिर से कह दूं, सभी सवालों में शॉर्टकट नहीं लगता। लगा लीजिए ना, बैंक के सवालों में शॉर्टकट बहुत कम शॉर्टकट लगते हैं, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन स्किप करने पड़ते हैं बैंक में। आपका अगर 40 क्वेश्चन आया तो 10 क्वेश्चन कर लेंगे, 12 क्वेश्चन कर लेंगे तो सिलेक्शन हो जाता है, पीओ बन जाते हैं आप, बैंक पीओ। सोचिए बात को। तो ऐसा नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चन आसान आसान ही मिलेंगे जो स्ट्रिक पे सेट हो जाए, ऐसा नहीं होता। इस बात को आपको समझना होगा। क्लियर है? तो ऐसे निपटा दिया आपने क्वेश्चन। हमने इसको डायरेक्ट देख के बोला कि 90% से थोड़ा सा कम आएगा। देखने का तरीका हमारा क्या था कि देखिए, ये 1400 के करीब ही है, 150 कम है, और इस 1450 का 10% जो होता है वो 145 होता है। तो निश्चित रूप से 10% से थोड़ा ज्यादा कमी होगी, तो उतना परसेंट क्या होगा? 90% के एकदम करीब, थोड़ा उससे कम होगा, एकदम करीब। तो 89.65। चूंकि ऐसा कोई आंसर दिया नहीं है, ये हमने निकाला है बाद में कैलकुलेशन से, तो डायरेक्ट क्या है? 90% आपका आंसर हो जाएगा। लगभग में, लगभग बोला भी नहीं है, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम 90% क्या दे देंगे? आंसर दे देंगे। हाँ, अगर एक ऑप्शन 90% दे दिया होता और एक ऑप्शन ये दे दिया होता बच्चों, तो इसी को टिक करते हैं। क्लियर है? ये तो लगभग में आया है ना। आइए आगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। हर एक बच्चा ध्यान देगा। दिया गया बार ग्राफ, जो दंडारेख है, दंड ग्राफ है आपका, 2013 से 2017 तक एक देश द्वारा स्टील के आयात और निर्यात करोड़ में दर्शाता है। देखिए, नीचे आपका वर्ष दिया गया है एक्स अक्ष पे, और जो निवेश है करोड़ में वो ऊपर आपका दिया हुआ है, उसका रेंज कहां पर? वाई अक्ष पे। ये बार्स द्वारा आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट
को दर्शाया गया है। हर एक बच्चा ध्यान देगा। बच्चों इंपोर्ट मींस आयात हो गया, एक्सपोर्ट मतलब क्या हो गया, निर्यात हो गया। बहुत लोगों को इसमें डाउट हो जाता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में। इंपोर्ट मतलब क्या हो गया, आयात, कहीं बाहर से कोई चीज आप मंगा रहे हैं तो वो आयात हो गया। आयात और निर्यात में डाउट होता है बच्चों को, मैंने देखा है अक्सर। तो कहीं होता है ना इंपोर्टेड वॉच है, ये अमेरिका से मंगवाया है मतलब बाहर से मंगवाया है, इंपोर्टेड है मतलब आयातित है बच्चों। और एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है, निर्यात होता है, कहीं बाहर भेजना, वो निर्यात हो गया। तो देखिएगा यहां पर 2013 से 2017 तक का एक देश का स्टील का आयात और निर्यात करोड़ में दर्शाया गया है। 2013, आइए स्टडी कर लें, पहले ये देख लें कब का क्वेश्चन है। ये सीजीएल मेंस 2018 का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए 2013 में क्या हुआ था, आपका पीला वाला जो है इंपोर्ट को दर्शा रहा है। इंपोर्ट मतलब बच्चों आयात, और एक्सपोर्ट मतलब क्या हो गया, निर्यात। लिख दें क्या, ये आयात हो गया और ये निर्यात। सही है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक। सुनिएगा, तो पीला वाला आयात को दर्शा रहा है बार, और नीला वाला जो लाल वाला जो है वो निर्यात को दर्शा रहा है। तो देखिएगा 2013 में जो आपका इंपोर्ट है वो 330 करोड़ है किसी देश का, और जो एक्सपोर्ट है वो आपका 400 करोड़ है। इसमें कोई टेंशन ही नहीं, आंकड़ों के अध्ययन में गलती होने की संभावना नहीं है। अगर ये नहीं लिखता 300-400 तो यहां में भी पॉसिबल कि गलती हो सकती है, या हो सकता हो एग्जाम में जो क्वेश्चन दिया हो वही गलत दिया हो, ऐसा भी होता है ऐसा, निश्चिंत रहिए, होता है, गलत ग्राफ के क्वेश्चन दिए जाते हैं एग्जाम में, अक्सर ऐसा हो जाता है। अभी मैं मेंस के कई सारे क्वेश्चन आगे डिस्कस करूंगा, यूपीएसआई के गलत दिए गए हैं, तो उसमें बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है, उसके मार्क्स कम हो जाते हैं, डर जाता है और दूसरे क्वेश्चन नहीं लगा पाता। भाई डर हो जाता है अंदर से ना, बीपी बढ़ जाती है तो प्रॉब्लम होने लगता है। तो देखिएगा यहां हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखे। तो 2013 में जो इंपोर्ट है वो 330 करोड़ का, और जो एक्सपोर्ट है वो 400 करोड़ का है। 2014 में इंपोर्ट 360 करोड़ का है और एक्सपोर्ट आपका 450 करोड़ का है। ऐसे ही 2015, 2016 और 2017 तक के सारे आंकड़े दिए गए हैं। मेंस 18, सीजीएल मेंस 18 का क्वेश्चन है। आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं हम लोग। 2015 और 2017 में कुल आयात का 2013 और 2016 में कुल निर्यात से अनुपात कितना है। सिंपल सा सवाल है, रेशियो का क्वेश्चन है। आप बच्चों यहीं से जोड़ के भी डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं लिख देता हूं आपका 2015 और 2017 में कुल आयात। देखिए 15 का आयात कितना है मेरे बच्चों, 450। ये पीला वाला आयात है, पीला वाला आयात है, आयात मतलब इंपोर्ट, बाहर से मंगाना, और लाल वाला निर्यात है, निर्यात मतलब बच्चों एक्सपोर्ट, बाहर भेजना, समझिएगा ये बात। तो 2015 में जो हमारा इंपोर्ट है वो 450 करोड़ का है, और 2017 में 550 है, जोड़ दिया। अब आइए 2013 में निर्यात जो है वो 400 करोड़ का है, और 2016 में 440 करोड़ का हमारा निर्यात है। इसी का रेशियो लेना है। तो मैं बच्चों ये जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1000, और ये कितना हो जाएगा 840। 0 से 0 निपट गया, कटाएंगे इसको तो बच्चों 4 से आराम से कटेगा, तो ये 25 आएगा, और ये कितना आएगा 21 आएगा। दिस इज योर राइट आंसर। 25 और 21 का रेशियो है। तो इसमें कोई विशेष योग्यता नहीं चाहिए, बस आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग हो और ये लिखना ना पड़े, पेन ना यूज करना पड़े। और आंसर कैसे दें आप इसका, ओरल। आदत क्या डालनी है, ओरल की। साफ फिगर में दिखाई दे रहा है कि आपका 2015, इसमें माइंड को भी शार्प रखना है भाई। देखिए ये सब मैथ का टेस्ट क्यों होता है आपके एग्जाम में, बताइए। बैंक में डीआई सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों होती है, क्योंकि बच्चों जितना आप आंकड़ों का अध्ययन और उससे रिजल्ट निकालना जल्दी जल्दी करेंगे, उतना ही दिमाग ये चेक होगा कि दिमाग आपका शार्प है, कितना शार्प है, कितना आपका ब्लंट है। ये सारी चीजें पता चलती हैं मैथ्स के कैलकुलेशन से, मैथ्स के क्वेश्चन लगाने से। आंकड़ों के अध्ययन कितनी जल्दी कर रहे हैं, इसके निष्कर्ष तक कितनी जल्दी पहुंच रहे हैं, सब इन सब ग्राफ से डिस्कशन हो जाता है। इसलिए
आपका एग्जाम लेने वाली जो संस्था होती है मैथ्स उसमें डालती है, मैथ्स से आपकी बौद्धिक क्षमता का बच्चों परीक्षण होता है। आइए चलिए देखिए, तो हम तुरंत कर सकते हैं, ये तरीका थोड़ी है हमारा एग्जाम में आंसर देने का, हमें तुरंत करना है। देखिएगा 2015 और 2017 की अगर हम बात करें तो 450 और यहां पर कितना 550, 1000 हो गया, तुरंत बोलिए 1000 हो गया। 2013 और 16 के निर्यात की बात करें, यानी कि लाल वाला दिमाग में लाइएगा, लाल वाला 2013 और 2016, तो जो है 2013 400 और 2016 आपका कितना 440, 840, तो 1000 और 840 का रेशियो डायरेक्ट बना आपका 100 और 88 आई बात, सॉरी 100 और 84, तो कितना आ गया, सीधे सीधे 4 से घटाएंगे तो आपका आ गया 25 और 21 का रेशियो। कोई डाउट? क्लियर है? ऐसे करना है। आइए मेंस आपके 18 का क्वेश्चन है ये, 14, 16 और 17 में स्टील का कुल आयात 2013, 15 और 17 में कुल निर्यात से कितना प्रतिशत कम है? ध्यान दीजिएगा 2014, 16 और 17 में आयात दिखाते हैं। अगर हम आयात की बात करें, इंपोर्ट की बात करें, तो बच्चों देखिए 14 में इंपोर्ट हुआ है 360, फिर उसके बाद 16 में जो इंपोर्ट हुआ है देख के बताइए 500, और जो आपका 2017 में इंपोर्ट हुआ है 550 है। जोड़ेंगे तुरंत कितना आएगा? 1410 आ रहा है। ध्यान से देखिएगा, हर एक बच्चा समझे। क्लियर सारे बच्चों को? अब देखिए इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं 2013, 15 और 17 में कुल निर्यात। तो एक्सपोर्ट की बात करें तो 2013 का एक्सपोर्ट बताइए 400, 2015 का एक्सपोर्ट बताइए 600 है, दिखाई दे रहा है, और 2017 का एक्सपोर्ट बताइए कितना है? 650। क्लियर है सारे बच्चों को? है कोई डाउट? अब यह कितना आ रहा है? 1650 आ गया। क्लियर है? अब पूछा गया है कि बताइए निर्यात से कितना प्रतिशत कम है, तो निश्चित रूप से कमी तो है ही ना, आयात में कमी है, निर्यात से कितने की कमी है मेरे बच्चों? घटाएंगे तो 240 की कमी है, तो कमी प्रतिशत पूछा गया है, तो क्या होगा 240 बटा 1650 और गुणे में 100। हर एक बच्चा देखे कितना आ रहा है? 14.5%। ये आंसर दे देंगे। आ गई बात समझ में? थोड़ा कैलकुलेशन कर लीजिएगा। कोई डाउट? हो गया। अब आइए तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। दिए गए 5 वर्षों के दौरान कितने वर्षों में आयात किसी देश के औसत निर्यात के 80% से अधिक था? सही है, तो हमें निकालना पड़ेगा यहां पर आयात का औसत। आया समझ में? आयात का औसत दिए गए 5 वर्षों के दौरान कितने वर्षों में आयात जो है किसी देश के औसत निर्यात, सॉरी हमें देश का निकालना पड़ेगा औसत निर्यात, सभी देशों का औसत निर्यात। तो निकालेंगे औसत निर्यात, औसत निर्यात मेरे बच्चों कितना होगा? जोड़ते हैं। देखिए निर्यात की बात करें तो 400, 450, 600, 440 और फिर 650 बटा में कितना बताइए? 5 हो जाएगा। जोड़ने का सिस्टम बच्चों फटाफट रखिएगा। जैसे देखिए जोड़ लिया आपने इसको, ये 400, 600, 1000 हो गया, फिर 450 और ये 650 बच्चों, ये कितना हो गया आपका? 1100 हो गया। तो 1000 और 1100 कितना हो गया? 2100 हो गया, और 440 बचा, तो ये कितना हो जाएगा? 2540 हो गया, और बटा में क्या? 5। कितना आ रहा है? 508 आ गया। क्लियर है? ये आ गया 508। कोई डाउट? अब देखिए किसी देश के औसत निर्यात के 80% से अधिक है। यह औसत निर्यात है, इसका अगर 80% निकाला जाए 80%, तो मेरे बच्चों 80% का मतलब होता क्या? फ्रैक्शन बोल दीजिए सीधे। बताइए 4/5 हो गया, तो कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा? 406 दशमलव कुछ आएगा। छोड़ दीजिए 406 दशमलव कुछ आ गया। तो बच्चों ये हमारा सभी देश का औसत निर्यात है। औसत निर्यात 406 दशमलव समथिंग करोड़ है।
तो कितने देशों का बताइए इन 5 वर्षों में कितने वर्षों का आयात औसत निर्यात के 80% से अधिक है। तो 406 से अधिक कहां कहां निर्यात दिखाई दे रहा है भाई? देखिएगा, निर्यात की बात करें तो आयात की बात करनी है तो आयात में लाइए, कितना हो गया बच्चे? ये आपका अधिक है, कम है, ये 330 है, 360 है, ये दोनों कम, ये बच्चों आपका अधिक है, फिर ये आपका अधिक है, ये भी आपका क्या है? अधिक है। तो 3 वर्षों में आपका जो निर्यात है सभी वर्षों के औसत 3 वर्षों का जो आयात है सभी वर्षों के औसत निर्यात के 80% से अधिक है। आंसर क्या हो जाएगा? 3। इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब बच्चों ये एवरेज इस तरीके से ना निकाल के, आप एवरेज चाहते तो कैसे निकालते हैं? अपना एज्यूम्ड एवरेज लेकर भी हम निकालना दिखा देते हैं आपको। चलिए देख लीजिए, क्या मान लूं बच्चों? 500 ले लेता हूं मैं एवरेज, एज्यूम्ड वाला। तो मेरे बच्चों ध्यान से देखिएगा, चेक हमको किसको करना है? चेक हमको इन चीजों को करना है, 400, 450, फिर 440 और 650 को चेक करना है। तो ये बताइए 500 से कम है, 100 कम है। अब देखिए ये 50 कम है, ये कितना अधिक है? 100 अधिक है। ये आपका कितना कम है? 60 कम है। और ये कितना अधिक है? 150 अधिक है। तो अधिक वालों को एक साथ जोड़िए। वैसे तो ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, आ गया समझ में बच्चों? केवल ये प्लस में 150 दिख रहा है और कहीं 50 और 60 कितना हो गया बच्चों? माइनस का 110 और ये 150 दिख रहा है, यानी कि 40 आएगा। क्या आएगा? प्लस में 40 आएगा। तो प्लस में 40 आ रहा तो 40 बटा में क्या कर देंगे? 5, 5 बटे 40, 508। ये हो गया। ये प्रैक्टिस की बात है, अगर ये प्रैक्टिस करेंगे तो इतना नहीं लिखना पड़ेगा, एवरेज डायरेक्ट आप निकाल लेंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया हमारा, चौथा प्रश्न आ गया। यह भी आपका पूछा गया है मेंस, सीजीएल मेंस 2019 का यह प्रश्न है। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से ध्यान देगा। पहले हम ग्राफ का अध्ययन करेंगे, दिए गए ग्राफ का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब देखिए ये सब इंग्लिश में ही लिखा गया है। यहां पर वर्ष दिए गए हैं 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 6 वर्ष दिए गए हैं। यहां पर ये जो बार है वो किसको दर्शा रहा है? ये पीला वाला जो बार है प्रोडक्शन को दर्शा रहा है, और किसी कंपनी के प्रोडक्शन को दर्शा रहा है पीला वाला बार। और जो ये लाल वाला बार है ये किसको दर्शा रहा है? निर्यात को, एक्सपोर्ट को दर्शा रहा है। लाल वाला जो बार है, अलग अलग वर्षों में किसी कंपनी का बच्चों ये चार्ट प्रिपेयर हुआ है कि प्रोडक्शन कितना है और बच्चों निर्यात यानी बाहर भेजने का प्रोग्राम कितना है, एक्सपोर्ट कितना है। यहां पर इस ग्राफ के माध्यम से स्पष्ट हमें दिखाई दे रहा है। देखिए ये भी मेंस का क्वेश्चन है, लेकिन आपको थोड़ा सा ये आसान बना के दिया गया है। जब यहां पर वैल्यू दे दे तब मिलाना नहीं पड़ता, हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, आंख नहीं फोड़ना पड़ता है। नहीं तो अगर ये वैल्यू ना लिखना पड़ता तो आंख फोड़ फोड़ के मिलाते ना कि इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। समझ में आया? प्रोडक्शन कितना है, एक्सपोर्ट कितना है, और ये 1000 में है बच्चों। ये सारी चीजें क्या है? 1000 में। 180,000, ये 140,000 है, 280,000 है, ध्यान दीजिए, 240,000 है, 300,000 है, 200,000 है, 290,000 है, 350,000 है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर 180,000 लिखेंगे पूरा अंकों में तो कैसे लिखेंगे? 180 के आगे कितने जीरो? 3 जीरो। तो इसको पढ़ेंगे क्या बच्चों? क्या पढ़ेंगे बताइए? 1,80,000 पढ़ेंगे? 1,80,000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्लियर सारे बच्चों को? अब देखिए, आइए हम अपने चौथे नंबर के प्रश्न में कूदते हैं। मेंस 2019 का क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। हम सारे सवाल उठाएंगे, गलत प्रश्न जो एग्जाम में आपके पूछे गए हैं वो भी उठाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन तो मैं बुक से टाइप करा रहा हूं और बहुत सारे मेरे पास पीडीएफ पेपर रखे हुए मेंस वाले और सीजीएल सीएचएसएल वाले, उनसे उठा रहा हूं। तो एज इट इज जो पेपर में आया था उससे मुझे पता चल जा रहा है कि पेपर में क्या क्या गलत दिया था। चलिए हर एक बच्चा देखेगा। तो यहां प्रश्न पे आते हैं। सबसे पहले हमारा पहला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, बड़ा ध्यान देना है, नहीं तो ह्यूमन एरर भी होता है। ह्यूमन एरर आपके मैथ्स के क्वेश्चन में हो जाता है अगर आप ध्यान भटकाएंगे इधर से उधर। तो देखिए कॉन्फिडेंस रहे और
कॉन्सेंट्रेशन बना रहे हैं तो आप अच्छा कर लेंगे। देखिए एक कंपनी द्वारा 2013, 2014 और 2018 में कंप्यूटर का कुल निर्यात 2015 से 2017, ध्यान दीजिएगा इस भाषा को, 2015 से 2017 में कंप्यूटर के कुल उत्पादन से कितने प्रतिशत कम था? देखिएगा तो 2000, ये उत्पादन है, निर्यात है, एक मिनट, कुल निर्यात, इसका निर्यात उठाना है यानी कि एक्सपोर्ट उठाना है। देखिएगा एक्सपोर्ट उठाना है, 13 का एक्सपोर्ट उठाएंगे यानी कि लाल वाला लेंगे ना बच्चों, तो ये हो गया 140, फिर 214 का निर्यात उठाइए, कितना है? 240, फिर मेरे बच्चों 2018 का निर्यात उठाइए, कितना है? 2018 यहां है 270, कितना हो गया आपका? ये सीधे जोड़ेंगे बच्चों तो ये आएगा 650। सुनिए जोड़ने का आसान तरीका क्या, मैंने कैसे जोड़ा इसको देखिएगा। यहां मैंने इसको 150 ले लिया, इसको 150 ले लिया, इसको 300 ले लिया, 150 150 300 ले लिया, तो 150 150 300 300 600 हो गया। एक्स्ट्रा कितना लिए थे? 30 10 40 10 50, उसको कम कर दीजिए। एक मिनट, 3 3 150 150 300 और मेरे बच्चों इसको क्या ले लिया? अच्छा ये 250, सॉरी ये 150 नहीं, 150 250 और ये 300 लिया है, सॉरी। तो ये कितना हो गया बताइएगा? ये आपका 700 हो गया टोटल जोड़ के। हमने 30 एक्स्ट्रा यहां लिया, 10 एक्स्ट्रा यहां लिया, 10 एक्स्ट्रा यहां लिया, यानी कि 50 एक्स्ट्रा ले लिया। तो 700 में से 50 क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए, आ गया 650। इस तरह से आप फटाफट जोड़ने की आदत डालेंगे, जल्दी जोड़ लेंगे। आइए देखिए अब 2015 से 17, मेरे बच्चों कई बच्चे यही क्या करते हैं, केवल 2015 और 2017 वाला उठा लेते हैं। क्या? उत्पादन, प्रोडक्शन वो केवल 2015 का उठाते हैं, कितना? 300, और 2017 का उठाते हैं कितना? आपका 340, और जोड़ के बोलते हैं कि ये क्या हो गया आपका? 640। अब कहते हैं सर यहां जो आपका एक्सपोर्ट है वो 650 है और जो प्रोडक्शन है 640 है, तो यहां पर निर्यात कहां कम हुआ? निर्यात तो ज्यादा हो गया, लोग कहते हैं, और कहते हैं सर प्रश्न गलत था, पेपर में ये गलत क्वेश्चन आ गया। ऐसा होता है, ह्यूमन एरर इसको कहते हैं, इसको दूर करना है, इस चीज को ध्यान से पढ़िएगा। 2015 से 2017 बोला है, 2015 और 2017 नहीं बोला है। इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान दीजिए। अगर 2015 और 2017 बोल देता जैसे ये बोला है तो हमारा यही दो उठाया जाता। आई बात समझ में? 2015 से 2017 बोल दिया है बच्चों, ये ह्यूमन एरर बच्चों से अक्सर होता है। इन्हीं चीजों को दूर करने के लिए मैथ की प्रैक्टिस की जाती है। मैथ क्या है? प्रैक्टिस की ही चीज है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका माइंड शार्प होगा। देखिए ध्यान से, तो ये हो गया आपका, एक और रहेगा इसमें, ये गलत है, कौन सा रहेगा? 2015 रहेगा, फिर 2016 भी रहेगा। तो 2016 का कितना है बच्चों? 290 है, ये जोड़ लीजिए 290, कितना आ रहा है ये? 930 आ गया। ध्यान दीजिएगा, अब क्या पूछा है? कमी दिखाई दे रही है ना, तो कमी प्रतिशत, कितने की कमी मेरे बच्चों? 280 की कमी दिखाई दे रही, कितने पे? 930 पे, और गुणे 100, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो आएगा 30.1। आ गया समझ में? आ रही बात समझ में? 30 क्या आ गया? 1। कोई डाउट? क्लियर है? आ रहा है ना समझ में? 30.1। अब सुनिए, इसलिए हमने इसको लगभग मान नहीं उठाया, क्योंकि एक 30 है, एक 32 है, एक 28 है, थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जब परसेंटेज का फिगर क्लोज में हो तो लगभग वाला फिगर नहीं उठाइए, नहीं तो लगभग में हम यहां तक पहुंच सकते थे। समझ में आ रहा है बच्चों? क्लियर है? क्योंकि देखिए इसका 10% क्या होगा? 93 होगा। लगभग की मैं बात कर रहा हूं, कैसे पहुंचूंगा? 10% 93 होगा, और 93 का अगर बच्चों आप तिगुना करेंगे तो 9 3 27, और ये 280 के करीब पहुंच रहा है, यानी कि लगभग में 30% के आसपास आ रहा है लगभग में 30% के आसपास। हाँ, ऐसे भी आंसर दे सकते हैं, सही है, लगभग में आंसर इसका बन रहा है, कोई बात नहीं। मैंने कैसे आंसर दिया? देखिए इसका 10% 93 है ना, 10% 93 और ये 280 है, तो 93 का अगर हम 3 गुना करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 280 के करीब आएगा कि नहीं? कम रहेगा, सॉरी 280 से आगे बढ़ जा रहा है, 3 3 9 12 आगे बढ़ गया बच्चों, 280 से आगे बढ़ गया, तो क्या होगा यहां पर? ये पक्का ये आपका 30% से थोड़ा सा ज्यादा होगा आंसर। थोड़ा ही आगे बढ़ा है तो 30% से थोड़ा ज्यादा होगा। तो समय बचाइए,
इन तरीकों का करिए प्रयोग। कौन पूरा कैलकुलेशन बैठ के करेगा? 30% से थोड़ा सा ज्यादा होगा, ये नहीं कि अब 31% हो जाएगा या 32%, उस पर नहीं जा रहा है, सीधे आपका 30% तक पहुंच रहा है। तो बिना कैलकुलेशन किए आप आंसर दे सकते हैं। अगर एग्जाम में बैठ गए, कैलकुलेशन करने बर्बाद होगा ना 10 सेकंड, बचा कि नहीं बचा आपका 10 सेकंड? बताइए, कुछ समय बचा लिया आपने। तो इस तरीके से आप अप्रोक्सीमेशन से भी इन परसेंटेज वाले क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं। आइए दूसरे नंबर का सवाल है, 2013, 2015, 2018 में एक कंप्यूटर का कुल उत्पादन, क्या हो गया? समय हो गया क्या मेरे बच्चों? अब समय समाप्त हो गया, कल इस क्वेश्चन को मैं करवाऊंगा। समय समाप्त हो गया है। वीडियो को शेयर कर दीजिए और रेगुलर क्लास में आइए। जो बच्चे अभी तक पीटी का फ्री बैच नहीं कर रहे हैं, एक मिनट रुक जाइए, जो बच्चे अभी तक पीटी का फ्री बैच नहीं ज्वाइन किए हैं वो ज्वाइन करें। कल से सुबह 6 बजे से चल रहा है, 6 बजे से पीटी का ये फ्री बैच है और 12 बजे तक चल रहा है। जो अभी टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं उनको टेलीग्राम लिंक कमेंट में डाला करिए कि ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, ये बच्चों को बताएंगे तो बच्चे ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अब हमको ये बता दीजिए कि आपको डीआई की क्लास लग कैसी रही है, फायदा मिल रहा है कि नहीं? जीएस की क्लास चलेगी, सर को बुला दीजिए। जीएस की क्लास चलेगी, चलेगी चलेगी। सर आ रहे हैं? चलेगी, सर आ चुके हैं, मैंने ही लेट कर दिया, सॉरी। जीएस की क्लास चलेगी, चलिए ओके, थैंक यू। बंद करिए मेरी क्लास, आ जाइए सर, आ जाइए, आइए। सुबह 6 बजे से लेकर आप लोग लगिए।